संसाधन का इंट्रोडक्शन, भूमि संसाधन और जल संसाधन को पढ़ने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। और हमेशा की तरह इस बार भी हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि वन क्या होते हैं। पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढके हुए बड़े भूभाग को वन कहते हैं, यानी कि ऐसी कोई बड़ी सी जमीन जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों उसे वन कहेंगे। वनों को 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है विकास के आधार पर, यानी कि कोई भी वन कैसे विकसित हुआ है, इस आधार पर वन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक वन और दूसरा मानव निर्मित वन। ऐसे वन जो अपने आप विकसित हो जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वन कहते हैं, और जो वन मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित वन कहते हैं। ऐसे वनों को वानिकी भी कहा जाता है। दूसरा है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन के प्रकार, यानी कि किसी जंगल में पेड़ कितने पास पास हैं और कितने घने हैं, इस आधार पर वन 5 प्रकार के होते हैं। पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़ियाँ एवं अन्य वन और 5वां मैंग्रोव वन। ऐसा वन जिसका 75% से अधिक भाग पेड़ पौधों से ढका रहता है उन्हें अत्यंत सघन वन कहते हैं। असम और सिक्किम को छोड़कर भारत के बाकी सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के वन पाए जाते हैं। और अगर सघन वनों के विस्तार के बारे में बात की जाए तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। ऐसे वनों का लगभग 60% भाग वृक्षों से ढका रहता है। घनत्व के आधार पर वनों का तीसरा प्रकार है खुले वन, जिसका लगभग 23% भाग वृक्षों से ढका रहता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले और असम के 16 आदिवासी जिलों में इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की, जो है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। इन वनों के 10% से कम भाग पर वृक्ष होते हैं। ऐसे वन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलो अब हम पहुंच चुके हैं 5वें और आखिरी प्रकार पर, जो है मैंग्रोव या तटीय वन। ये वन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में पाए जाते हैं। इनके अलावा ये भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि अंडमान निकोबार और दमन दीव में भी पाए जाते हैं। इस तरह के वन बहुत ही अनोखे होते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और इनकी जड़ें ऊपर की ओर निकली होती हैं, ताकि पानी में डूबी रहने पर भी वे हवा से ऑक्सीजन ले सकें। ये वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा ये समुद्र से आने वाले तूफानों, सुनामी और कटाव से तटों की रक्षा भी करते हैं। विकास के आधार पर और वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के प्रकारों को हमने पढ़ लिया। अब हम प्रशासन के आधार पर वनों के प्रकार को पढ़ेंगे। प्रशासकीय दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ऐसे वन जिन्हें सरकार विशेष कानूनी संरक्षण देती है और जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इस तरह के वनों में लकड़ी काटना, शिकार करना, पशु चराना या फिर वन उत्पादों को एकत्रित करना प्रतिबंधित होता है, यानी कि इन वनों में बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की रक्षा करके पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके। सुंदरवन, सतपुड़ा, नीलगिरी और काजीरंगा इसके उदाहरण हैं। ये वन ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। अगला है रक्षित वन। ये वन भी आरक्षित वन के जैसे ही होते हैं। इन्हें भी सरकार कानूनी संरक्षण देती है और इन पर नियंत्रण रखती है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि आरक्षित वनों में मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक होती है, जबकि रक्षित वनों में थोड़ी बहुत छूट होती है। सरकार की निगरानी में जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो लकड़ी, चारा या फल इकट्ठा कर सकते हैं। भीतरकनिका, गीर, राजाजी और पलामू संरक्षित वनों के उदाहरण हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के ज़्यादातर वन
रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। आरक्षित और रक्षित वनों को संयुक्त रूप से स्थायी वन कहा जाता है। इनका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार कहाँ है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखो, आरक्षित और रक्षित इन दोनों प्रकार के वनों को छोड़कर बाकी जितने भी वन होते हैं ना, चाहे वो सरकार के कंट्रोल में हो, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में हो या फिर किसी समुदाय के कंट्रोल में, वे सारे अवर्गीकृत वन होते हैं। गुजरात और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के वन पाए जाते हैं। देखो, अब ना इन तीनों को एक लाइन में आराम से समझो। आरक्षित वनों में बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, रक्षित वनों में थोड़ी कम सुरक्षा होती है और अवर्गीकृत वनों में सुरक्षा ना के बराबर होती है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि आखिर वनों को सुरक्षा देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब है हमारी लापरवाही और लालच। भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था, तभी से यहाँ के वनों को नुकसान पहुँचाने का काम शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेल मार्गों और सड़कों का विकास किया, जिसके लिए बहुत सारे जंगलों को नष्ट किया गया। अब अंग्रेजों ने जो किया सो किया, लेकिन हमने भी आज़ादी के बाद अपने देश के जंगलों पर कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी विकास के नाम पर अपने देश के जंगलों और जंगली जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखो, रेल मार्ग और सड़क बनाना गलत नहीं है, देश के विकास के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम विकास के नाम पर जंगलों को काट तो देते हैं, लेकिन दोबारा कहीं पेड़ नहीं लगाते हैं। हमारे देश में वनों के कम होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पहला है कृषिगत भूमि का फैलाव। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही भोजन की मांग भी बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए जंगलों को काटकर खेतों में बदला जा रहा है। अब इसे खेती करने वाली भूमि तो बढ़ी है, लेकिन वनों का क्षेत्र घट गया है। भारत के कई राज्यों में झूम खेती की जाती है और इसकी वजह से भी जंगल कम हो रहे हैं। झूम खेती एक पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसमें किसान पहले घने जंगल वाले जगहों को चुनते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को काटकर उन्हें सुखाते हैं, फिर उन सूखे पेड़ पौधों को जलाया जाता है, जिससे राख जमीन पर गिरती है, जो मिट्टी के लिए उर्वरक का काम करती है। अब यह जमीन खेती के लिए तैयार होती है। किसान कुछ वर्षों तक यहाँ खेती करते हैं और जब इस जमीन की उर्वरता घट जाती है, तो फिर किसान किसी और जगह को ढूंढकर वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं और उन्हें जलाकर वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद इस भूमि की उर्वरता भी कम हो जाएगी, तो वे फिर से एक जगह की तलाश करेंगे और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। इस तरह की खेती को स्लैश एंड बर्न खेती या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह खेती मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। वनों के कम होने का अगला कारण है शहरीकरण। इसका मतलब है गांव और कस्बों का विकसित होकर शहर में बदल जाना। शहरों में आवास, सड़क, विद्यालय, अस्पताल, फैक्ट्री, एयरपोर्ट, मॉल और बैंक इत्यादि बनाने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जंगलों को काटा जाता है। इन सब के अलावा पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों को काटने से भी वन क्षेत्र में कमी आती है। जंगल क्यों कम हो रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। चलो अब समझते हैं कि जंगली जानवरों की संख्या में कमी क्यों आ रही है। इसका पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है। प्राकृतिक आवास छिन जाने के कारण इन जानवरों की प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। दूसरा कारण है प्रदूषण जनित समस्या। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम इंसान तो माहिर हैं गंदगी फैलाने में। धूल, धुआं और जहरीली गैसों के मिलने की वजह से हवा विषैली हो गई है, जिसके कारण जानवरों में सांस संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण जानवर अपना जीवन चक्र पूरा किए बिना ही मर जा रहे हैं। हमारे घरों, सड़कों और फैक्ट्रियों से आने वाला तेज शोर भी कई जानवरों की मौत का कारण बनता है। इसके अलावा तेज रोशनी और मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन भी जानवरों के प्रजनन और विकास को प्रभावित कर रहा है। जानवरों की संख्या में कमी होने का तीसरा कारण है आर्थिक लाभ। हम इंसानों के लालच का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाभ कमाने के लिए जंगली जानवरों का इनलीगल शिकार करके उन्हें बेचते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जानवरों की हड्डियाँ, दांत, बाल, सींग और उनके चमड़े की कालाबाजारी की जाती है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। कुछ लोग तो अपनी शान बढ़ाने के लिए दुर्लभ जानवरों को अपने घरों में पालते हैं और इनकी खाल, सींग और कुछ अंगों का इस्तेमाल सजावट के रूप में करते हैं। जंगली जानवरों की संख्या में इस तरह से कमी आना सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व का सबसे पुराना और प्रभावशाली पर्यावरणीय संगठन है, जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और नीतिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसे विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची तैयार करता है, जिसमें प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस सूची को रेड डेटा बुक कहते हैं। IUCN ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों को चिन्हित कर उन्हें 6 ग्रुप में बांटा है। पहली श्रेणी है सामान्य जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। अभी के लिए इन पर कोई खतरा नहीं है, जैसे कि मोर, चूहा, सियार और सुअर इत्यादि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि उन पर लुप्त होने का खतरा है, उन्हें संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं, जैसे भारतीय जंगली गधा, शंगाई, गेंडा, मगरमच्छ और काला हिरन इत्यादि। अगला है सुबद्ध जातियाँ। इस कैटेगरी में उन जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन इत्यादि। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। ऐसी प्रजातियाँ जिनकी संख्या प्राकृतिक रूप से ही बहुत ही कम होती हैं, उन्हें दुर्लभ जातियाँ कहते हैं, जैसे हॉर्नबिल, जंगली एशियाई भैंस और रेगिस्तानी लोमड़ी इत्यादि। 5वीं श्रेणी है स्थानिक जातियाँ। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को रखा जाता है जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और दुनिया की किसी और जगह पर नहीं मिलती, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, नीलगिरी तहर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन इत्यादि। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी कैटेगरी पर, जो है लुप्त जातियाँ। वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सरवला बतख, डोडो पक्षी, यात्री कबूतर और डायनासोर। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जंगली जानवरों को जब उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इसे इन सिटू प्रयास कहते हैं, और जब कृत्रिम आवास बनाकर इन्हें संरक्षित किया जाता है तो इसे एक्स सिटू प्रयास कहते हैं। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होता है, नॉर्मली उन्हें ही एक्स सिटू प्रयास से बचाया जाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, विहार और जैव मंडल बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा वन्य जीवों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया जाता है। यहाँ शिकार, पेड़ों की कटाई या किसी और व्यावसायिक गतिविधि पर पूरी तरह से रोक होती है। हाँ, अगर कोई वहाँ घूमने जाना चाहे तो कुछ नियमों और सीमाओं के साथ उसे अनुमति मिल सकती है। नेशनल पार्क में पर्यटन के दौरान जानवरों को परेशान करना, उन्हें कुछ खिलाना या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना सख्त मना होता है। छात्र, शोधकर्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक रिसर्च के लिए नेशनल पार्क में जाते रहते हैं। ऐसे पार्कों को बनाने का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। हमारे देश में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय उद्यानों का नाम तुम्हें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि वे कहाँ पर हैं। तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विहार क्षेत्र या फिर अभयारण्य के बारे में, जिसे सेंचुरी भी कहते हैं। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर जंगली जानवर सेफ्टी से रहते हैं। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्रित करने और मछली पकड़ने इत्यादि जैसे कार्यों में सीमित छूट दी जाती है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि नेशनल पार्क्स पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन ये जो विहार क्षेत्र होते हैं वे किसी की निजी संपत्ति भी हो सकते हैं। हमारे देश में 573 विहार क्षेत्र हैं, जैसे बेगूसराय का कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य इत्यादि। अब बारी है जैवमंडल को पढ़ने की। वे क्षेत्र जहां प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए वहां के स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे जैवमंडल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है कोर क्षेत्र। यह सबसे अंदरूनी क्षेत्र होता है जो पूरी तरह से संरक्षित रहता है। यहाँ पर मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण को उसके मूल रूप में बनाए रखना है। कोर क्षेत्र के चारों ओर होता है बफर क्षेत्र, जहाँ पर अनुसंधान, शिक्षा, पर्यटन और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ सीमित रूप में की जाती हैं। सबसे बाहर होता है संक्रमण क्षेत्र, जहाँ स्थानीय समुदाय के लोग रहते हैं और कृषि, पशुपालन तथा आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं। हमारे देश में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी, मानस और पंचमढ़ी इत्यादि। पहली बार पढ़ने पर ना इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार हम इन तीनों के बीच अंतर देख लेते हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ सकें। जैवमंडल एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक होती है, जबकि अभयारण्य में कुछ सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। जैवमंडल का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और मानव एवं प्रकृति के बीच संतुलन लाना है। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। और अगर बात की जाए वन्य जीव अभयारण्य की, तो इसका उद्देश्य है उन जीवों की रक्षा करना जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जैवमंडल बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई इकोसिस्टम शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल से छोटे होते हैं और वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान से भी छोटे होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल पर सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य का स्वामित्व सरकार या निजी दोनों में से किसी के हाथों में हो सकता है। चलो अब समझते हैं कि वन्य जीवों की संख्या में जो कमी हो रही है उसे कैसे रोका जा सकता है। इसका पहला उपाय है प्रजनन केंद्र विकसित करना। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आती है, इसलिए ये जरूरी है कि जीवों के लिए प्रजनन केंद्र विकसित किए जाएं ताकि उनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सके। मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल के लिए और उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरा उपाय है शिकार पर रोक। बहुत से लोग आर्थिक फायदे के लिए या फिर मनोरंजन के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वैसे तो शिकार करना कानूनी अपराध है, लेकिन हमारे देश में तो लोग कानून तोड़ने को शान की बात समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा के जिला प्रशासन ने पक्षियों के शिकार पर रोक लगाने में स्थानीय यूनेस्को क्लब की मदद की है। जिला प्रशासन द्वारा कुशेश्वर स्थान अभयारण्य में एक वॉच टावर भी बनाया गया है। अब हम समझेंगे कि बायोपायरेसी यानी कि जैव अपहरण क्या होता है। जब किसी देश या स्थानीय समुदाय की जैविक विविधता और पारंपरिक ज्ञान का दुरुपयोग कर कोई विदेशी कंपनी पेटेंट प्राप्त करती है या व्यावसायिक उत्पाद तैयार करती है, तो उसे जैव चोरी या जैव अपहरण कहा जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि अगर परिभाषा ही पढ़ना था तो हम बुक नहीं पढ़ लेते, ये वीडियो देखने क्यों आते? तो ये भी सही बात है। बायोपायरेसी को एक एग्जाम्पल की मदद से मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन पहले तुम ये समझो कि ये पेटेंट क्या होता है। जैसे मान लो कि तुमने बहुत दिमाग लगा के बहुत मेहनत से एक मशीन बनाई जो अपने आप तुम्हारा होमवर्क कर देती है। तुम्हारे एक दोस्त ने उस मशीन को कॉपी कर लिया और उसे बनाकर बेचने लगा। इस मशीन के लिए तुम्हारे दोस्त की बहुत तारीफ हो रही है। तो बताओ, तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है? इस मशीन को तुमने अपनी मेहनत से बनाया था, सिर्फ तुम ही इसे बेच सकते हो,
और इसके लिए सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ होनी चाहिए। अब ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन थी, लेकिन रियलिटी में किसी वैज्ञानिक के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सरकार उसे एक सर्टिफिकेट देती है ताकि उस वैज्ञानिक के आविष्कार का श्रेय सिर्फ उसे ही मिले, कोई और वैज्ञानिक उसके आविष्कार को चुरा ना पाए। इसी सर्टिफिकेट को पेटेंट कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने बायोपायरेसी के टॉपिक पर। हमारे देश में सदियों से ही नीम का प्रयोग औषधि, कीटनाशक और अन्य घरेलू उपचारों में होता आया है, लेकिन 1990 के दशक में एक अमेरिकी कंपनी ने नीम से बने कीटनाशक का पेटेंट ले लिया था, जिससे बाद में भारतीय वैज्ञानिकों और सरकार ने चैलेंज किया और वो पेटेंट रद्द हुआ। हल्दी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ हल्दी का उपयोग दवाई के रूप में होता आ रहा है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी ने हल्दी के औषधीय गुणों पर भी पेटेंट लेने की कोशिश की थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सबूत पेश करके इस पेटेंट को भी रद्द करवाया। एक और अमेरिकन कंपनी है राइसटेक। इसने भी बासमती चावल की कुछ प्रजातियों पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी, फिर इसे भी रद्द कराना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोपायरेसी क्या होती है। अब हम जानेंगे कि हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। ये शब्द सुनकर शायद तुम्हें मोबाइल वाले हॉटस्पॉट की याद आ गई होगी, लेकिन ये वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है। तो फिर ये है क्या, इसे ध्यान से समझना। वह क्षेत्र जहाँ अत्यधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है और वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होता है, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सन 1988 में दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने 2 मानदंड दिए थे जिसके आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है। पहला है स्थानिक पादप प्रजातियाँ। किसी भी क्षेत्र के हॉटस्पॉट बनने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 1500 या उससे अधिक स्थानिक पादप प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरा मानदंड है वनों का क्षरण। किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट तब कहा जाएगा जब उस क्षेत्र की मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% से अधिक भाग नष्ट हो चुका होगा। देखो, आसान भाषा में ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे स्पेशल पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अगर उस जंगल का अधिकतर हिस्सा काट दिया जाए तो वह जगह अब हॉटस्पॉट कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं और वो सब अब खतरे में हैं। पूरी दुनिया में अभी 36 हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं, जैसे कि हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड। हमारा अगला टॉपिक है समुदाय और संरक्षण। इसमें हम जानेंगे कि आम लोगों ने वन और वन जीवों को बचाने के लिए क्या क्या किया है। पहली कहानी है सरिस्का टाइगर रिजर्व की, जो राजस्थान के अलवर जिले में है। वहाँ के गांव वालों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष किया और वहाँ के वन और वन्य जीवों की रक्षा की। हमारी दूसरी कहानी भी राजस्थान के अलवर जिले से ही है। वहाँ के 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित किया है और उसके नियम कानून बनाए हैं। यहाँ पर बाहरी लोगों का जाना और शिकार करना पूरी तरह से मना है। अब वन संरक्षण की बात हो रही हो और अमृता देवी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अमृता देवी राजस्थान के जोधपुर जिले के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी। सन 1730 में जोधपुर के राजा ने नया महल बनाने का सोचा। उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजा। जब राजा के सैनिक पेड़ काटने पहुंचे तो अमृता देवी ने उन्हें रोका और समझाने की कोशिश की कि इन पेड़ों को विष्णु समुदाय के लोग पवित्र मानकर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब बहुत समझाने पर उन सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने उस पेड़ को गले लगा लिया। वो इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। सैनिकों ने पेड़ काटना जारी रखा और अमृता देवी तथा उनकी 3 बेटियों को मार दिया। जब जोधपुर के महाराजा को यह घटना पता चली तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने आदेश दिया कि विश्नोई गांव के पेड़ और जीव जंतुओं को कभी नुकसान न पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने अमृता देवी के सम्मान में एक पुरस्कार की स्थापना की, जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव संरक्षक पुरस्कार। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वन्य जीव और जंगलों की रक्षा में असाधारण साहस दिखाते हैं। अमृता देवी की यह कहानी चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी।
चिपको आंदोलन एक प्राकृतिक संरक्षण आंदोलन था जो 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में शुरू हुआ। पेड़ों को काटने के लिए जब ठेकेदार वहां पहुंचे तो गांव की औरतों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले से लगाना शुरू कर दिया। ठेकेदारों ने पेड़ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे लोग पेड़ से चिपकी रहीं। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा, गिरिजा देवी, सुखदेव सिंह भंडारी और चंद्रा मजुमदार इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन पूरी दुनिया के पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। समुदाय और संरक्षण का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है संयुक्त वन प्रबंधन। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरकार और स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लोग मिलकर वन क्षेत्रों का संरक्षण, प्रबंधन और विकास करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और स्थानीय समुदायों के लिए वन आधारित आय के अवसर बढ़ाना है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ये कार्यक्रम सरकार और स्थानीय समुदाय के लोगों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। इसकी शुरुआत 1988 में उड़ीसा में हुई थी। हमारे देश के कुछ धर्मों में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के लोग आम, इमली, पीपल और तुलसी जैसे पौधों की पूजा करते हैं। गाय, सांप और बंदर इन सब की पूजा भी की जाती है। जैन समुदाय में तो सूक्ष्म जीवों की हत्या करना भी मना है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी अहिंसा को अपना परम धर्म मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। अब हम बाघ परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि हमारे देश में बाघों की संख्या लगभग 1827 के करीब रह गई है और जाहिर सी बात है यह चिंता की बात थी। बाघों की संख्या घटने के कई कारण थे, जैसे कि आवासों का सिकुड़ना, जंगलों की कटाई, खनन और शहरीकरण के कारण बाघों के रहने के स्थान कम हो गए थे और आवास के बिना तो बाघों की संख्या कम हो ही जाएगी। जंगलों की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि बाघ गांव और शहरों में आ जाते हैं और इंसानों या पालतू पशुओं पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में लोग उन बाघों को मार देते हैं। मानव और वन्य जीवों के बीच का ये संघर्ष भी बाघों की संख्या के घटने का कारण बना। इसका तीसरा कारण है अवैध शिकार। बाघ की खाल, हड्डियां और नाखून की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। कुछ लोग तो अपनी शान बढ़ाने के लिए भी बाघों का शिकार किया करते थे। इस अवैध व्यापार ने बाघों की आबादी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसका अगला कारण है शिकार योग्य प्राणियों की कमी। हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे जानवरों का शिकार भी होता है। जब ये प्राणी कम होते हैं तो बाघों को भोजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण उनका प्रजनन घट जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे बाघों की संख्या में कमी आती है। इन सब के अलावा जंगल की आग, सूखा और बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से भी बाघों की आबादी को नुकसान पहुंचता है। इन्हीं सब कारणों से यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करना, बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, स्थानीय समुदायों को बाघों को बचाने के लिए जागरूक करना और उन्हें इस कार्य में शामिल करना। 1973 में जब इस योजना की शुरुआत हुई, उस समय केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। समय के साथ इस परियोजना का विस्तार हुआ और अब भारत में 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, कान्हा, सुंदरवन और बांधवगढ़ इत्यादि हमारे देश के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 से अधिक हो चुकी है और इसी के साथ हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाघों का आवास देश बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि बाघ परियोजना हमारे देश की सफल परियोजनाओं में से एक है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानून बनाए गए हैं। 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन
1971 में रामसर कन्वेंशन और 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संविधान की धारा 21 के अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, जिसके बाद सरकार ने और भी अच्छे से वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान दिया। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास और अन्य वनस्पतियों को फ्लोरा कहते हैं और किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़ों और अन्य जीव जंतुओं को फौना कहते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि हमारा देश विविधताओं का देश है और जलवायु के मामले में भी ऐसा ही है। कहीं पर चिलचिलाती धूप तो कहीं पर रिमझिम बरसात, कहीं पर बहुत ही गर्मी तो कहीं पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। ऊंचे ऊंचे पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और द्वीप सब कुछ है हमारे देश में। क्लाइमेट और ज्योग्राफी की इसी डाइवर्सिटी के कारण हमारे देश में कई प्रकार के वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इसका विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार और कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत और फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तीसरा है असम वनस्पति क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच है। यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात को मिलाकर बनता है सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र, जहाँ नागफनी, खेजरी, आक इत्यादि पाए जाते हैं। यह हमारे देश का चौथा वनस्पति क्षेत्र है। 5वें नंबर पर है गंगा का मैदानी वनस्पति क्षेत्र। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम मिलते हैं। जहाँ तहाँ बांस, शाल, खैर और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। छठा है दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठार क्षेत्र शामिल किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। 7वां है मालाबार वनस्पति क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल और रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ काजू, चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। 8वां है अंडमान वनस्पति क्षेत्र। यहाँ पर ज़्यादातर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगल पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होती है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ होता है जीव और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता यानी कि वैरायटी। जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें जीव जंतु, पादप और पक्षी सभी शामिल हैं। जैसे अगर हम रेगिस्तान में देखें तो वहाँ पर अलग तरह के जानवर और अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। अगर हम जलीय क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ के जानवर और पेड़ पौधे भी काफ़ी अलग होते हैं। इन सभी में जो वैरायटी है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में हर किसी का अपना अपना काम है। मधुमक्खियाँ फूलों का परागण करती हैं, केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। जंगल मिट्टी का कटाव रोकते हैं तथा समुद्र और नदियाँ इत्यादि जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। हम इंसानों के लिए भी जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ही इतनी सारी हैं। हमें भोजन के लिए तरह तरह के फल, सब्जियां, अनाज और मछली चाहिए। दवाइयाँ बनाने के लिए भी हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। हिमालय यूं एक औषधीय पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टेक्सोन नाम का केमिकल निकाला जाता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है।
ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि टेक्सोल का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है। तो तुम लोग इसका उत्तर क्या दोगे? कैंसर। एक और औषधीय पौधा है सिंकोना, जिसकी छाल से क्यूनिन नाम का रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज में होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि क्यूनिन का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने हजारों वर्षों पूर्व पौधों और जंतुओं का प्रयोग रोगों के उपचार में किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा महर्षि चरक। जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व भी है। हमारी बहुत सारी परंपराएं, त्योहार और पर्यटन गतिविधियां वनस्पति और वन्य जीवन से जुड़ी हैं। जैव विविधता हमारी पृथ्वी को जीवन से भरपूर रखती है। यह न केवल प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य, भोजन और आर्थिक समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। इस वीडियो में हमने जाना कि वन और वन्य जीव न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन।